दूसरे, छठे और 10वें भाव को अर्थ त्रिकोण भी कहा जाता है। अर्थ त्रिकोण इन भावों की वजह से कहा जाता है क्योंकि अगर आप इसको देखें तो द्वितीय भाव में धन, घर परिवार, प्रारंभिक शिक्षा आती है। आंखें, मुंह भी आते हैं। छठे भाव में आता है रोग, ऋण, शत्रु। उसके साथ में नौकर, आपका नौकर, आप नौकर नहीं, आपका नौकर। और 10वें भाव में आता है मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, नौकरी। 10वां भाव कर्म का भाव है। कर्म देखिए, नौकरी नहीं होती। अगर मैं किसी डूबते व्यक्ति को बचाता हूं तो वो शुभ कर्म होगा, लेकिन डूबते व्यक्ति को बचाना इससे मेरा नौकरी या पेशा तो नहीं हो जाता, तो कर्म है। ठीक है ना। पेशे का सच कोई भाव मुझे लगता नहीं है कि ज्योतिष में होता है। 10वें भाव से भी पेशा देख सकते हैं, व्यवसाय देख सकते हैं। क्योंकि अगर कोई बैंक में काम करता है तो लोगों को आर्थिक सलाह देना, लोगों के आर्थिक मामले में मदद करना उसका नित्य प्रति का कर्म है ही, क्योंकि वो बैंक में काम करता है। तो इस रूप में इसको देखा जा सकता है। अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि द्वितीय भाव धन का है और 10वां भाव कर्म का है। कर्म से ही आदमी धन का उत्सर्जन करता है। तो इसके लिए इसको अर्थ त्रिकोण कहा। अर्थ मतलब धन, अर्थ मतलब पैसा, तो ठीक है। लेकिन छठा भाव बीमारी का भी है। और द्वितीय भाव अकेला ऐसा भाव है जिसमें सबसे ज्यादा शरीर के अंग आते हैं, सबसे ज्यादा बॉडी पार्ट्स आते हैं। आप देखो, आंखें भी आ गई, गला भी आ गया, खाना भी आ गया, मुंह भी आ गया। और वैदिक विचार तो ये है कि अन्न खाने से ही इंसान को सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, अन्न खाने से ही इंसान को सारी समस्याएं होती हैं। इसी वजह से आप उपवास रखते हो, फलाहार करते हो, अन्न खाना छोड़ते हो। तो शरीर का जो है कि डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो मेरी तरफ से एक बात आप ध्यान रख लें कि 2 6 10 भाव केवल अर्थ त्रिकोण ही नहीं है, बीमारी का त्रिकोण, बीमारी भी दर्शाता है। ये आप ले लें, मान लें, पकड़ लें इस बात को। इसके साथ ही साथ में 2 6 10 में अगर आप मेष लग्न की कुंडली बनाएंगे तो 2 6 10 में इन तीनों भावों में जो राशियां आएंगी, वृष, कन्या और मकर, ये तीनों पृथ्वी तत्व की भी राशियां हैं। पृथ्वी तत्व का क्या मतलब? तत्व की होती है क्वालिटी। वो क्वालिटी उस राशि में बैठे ग्रह में और राशि के स्वामी में आती है। अब पृथ्वी की क्या क्वालिटी है, पृथ्वी की क्या विशेषता है? पृथ्वी की विशेषता वैसे तो गंध है, लेकिन पृथ्वी साथ में सहनशील भी होती है। तो सहनशीलता जो है वो भी पृथ्वी के द्वारा ही दर्शाया जाता है। अब इन बातों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो एक बात ये समझ लें कि कुंडली में 1 5 9 भाव धर्म त्रिकोण कहलाए, 2 6 10 भाव अर्थ त्रिकोण कहलाए, 3 7 11 भाव काम त्रिकोण कहलाए, 4 8 12 भाव मोक्ष त्रिकोण कहलाए। अब आप कुंडली को देखें और देखें कि सबसे ज्यादा ग्रह किस त्रिकोण में बैठे। जिस त्रिकोण में सबसे ज्यादा ग्रह बैठे हैं वैसे ही व्यक्ति की नीयत, वैसे ही व्यक्ति की प्रवृत्ति होगी। तो अगर 2 6 10 में सबसे ज्यादा ग्रह बैठे हैं तो व्यक्ति धन कमाने की ओर अग्रसर होगा। और अभी मैंने इसको बीमारी का त्रिकोण भी कहा, तो बीमारी ऐसे आदमी को बहुत परेशान करती है। 1 5 9 में सबसे ज्यादा ग्रह बैठे हों तो व्यक्ति धर्म की ओर उन्मुख होगा, धर्म के हिसाब से ही काम करना चाहेगा, धर्म को सबसे ज्यादा महत्ता देगा, धर्म को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। इस बात को समझ लें। ये हो गई बात नंबर 1। बात नंबर 2, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि 2 6 10 भाव में कोई ग्रह अगर बैठेगा तो उसकी दशा अंतर दशा में व्यक्ति का, क्योंकि बीमारी दर्शाता है और अर्थ दर्शाता है, तो पैसे कमाने की ओर और बीमारी से लड़ने की ओर ध्यान चला जाएगा। बीमारी से लड़ने की ओर ध्यान चला जाएगा कहने का ये मतलब है कि ऐसी दशा अंतर दशा में बीमारी भी हो सकती है, व्यक्ति बीमारी से परेशान भी हो सकता है। और पैसे की ओर ध्यान चला जाएगा कहने का ये मतलब है कि आर्थिक तंगी भी हो सकती है, या आदमी बहुत लालची भी हो सकता है। अगर ग्रह कमजोर होगा, अस्त होगा, पीड़ित होगा, ग्रह युद्ध में जाता होगा, नवांश में खराब होगा, तो कमजोर ग्रह बुरा फल देता है। जिसकी वजह से अगर ये ग्रह 2 6 10 में बैठा हो तो ऐसी दशा अंतर दशा में आर्थिक तंगी भी हो सकती है। अन्य मामलों में जब 2 6 10 भाव में बैठा हुआ ग्रह कमजोर ना हो बल्कि बलशाली हो, उस मामले में ये व्यक्ति को बहुत ग्रीडी, लालची भी बना देता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को पैसा कमाने की बहुत ज्यादा इच्छा, आकांक्षा, उत्कंठा होती है। और इस दशा अंतर दशा में पैसा कमाने के मनोयोग लगा करके जितने भी जतन होते हैं वो व्यक्ति करता है।
ये बात पकड़ ली जाए। इसके अलावा क्योंकि 2 6 10 भाव को मैंने बीमारी का त्रिकोण भी बोला है, रोग त्रिकोण भी कह रहा हूं, तो आप ये मान लें कि जो भी ग्रह 2 6 10 भाव में बैठे होंगे, उन उन ग्रहों से जुड़ी हुई बीमारियां व्यक्ति को कमोबेश होती ही होती हैं। तो इन सब बीमारियों को लेकर के ध्यान रखें। बहुत बार लोगों का ये रहता है कि सर हमको ये प्रॉब्लम हो गई, क्या मेरी ये बीमारी ज्योतिष से ठीक हो सकती है, नहीं हो सकती। वैसे तो मैंने उपाय दे करके बहुत लोगों को ठीक किया भी है, लेकिन वो तभी ठीक हो पाते हैं जबकि कुंडली में उस योग को होने के योग ना हो, उस बीमारी को होने के योग अगर कुंडली में ना हो, फिर भी अगर बीमारी हो जाए तो उसको ठीक किया जा सकता है। इसके लिए दशा अंतरदशा का सहयोग होना भी बहुत जरूरी है। अगर कुंडली में बीमारी के योग है ही और वो बीमारी हो जाए तो उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि ज्योतिष का पर्पस बीमारी को ठीक करना नहीं है, वो तो मेडिसिन का पर्पस है, वो तो डॉक्टर का काम है। ज्योतिष का पर्पस ये है कि वो आपको पहले आगाह कर दे कि ऐसी बीमारी होने वाली है, तो उसके लिए सतर्क रहें। ये बहुत लोगों को आयुर्वेद के बारे में भी बड़ा ये लगता है, लोगों को लगता है कि आयुर्वेद है तो आयुर्वेद से बीमारी ठीक हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, है ना। आयुर्वेद जो है कि जीवन जीने का तरीका है, लाइफस्टाइल है, बीमारी ठीक करने के लिए ऐसा सच कुछ नहीं है। जीवन जीने का तरीका है, आयुर्वेद के तरीके से जीवन जीते रहेंगे तो आपको बीमारी कभी नहीं होगी, ये आयुर्वेद का पर्पज है। बीमारी होने के बाद ठीक हो जाएगी, ये मुझे नहीं लगता कि आयुर्वेद का पर्पज है। कोई चीज होने के बाद ठीक सिर्फ शल्य चिकित्सा से हो सकती है, सिर्फ ऑपरेशन से हो सकती है। तो ऑपरेशन से जिन चीजों को ठीक किया जा सकता है वो ठीक है, ऑपरेशन शल्य चिकित्सा जो है वो आयुर्वेद में भी है। उसके अलावा कोई भी चीज जो है कि ठीक एज सच नहीं हो पाती है। आप आज के अगर मॉडर्न मेडिसिन साइंस एलोपैथी को ले लो तो उसमें भी कोई चीज ठीक नहीं हो पाती शल्य चिकित्सा के अलावा। बाकी जो है कि प्रिवेंशन, चीज से बचाओ, पहले ही ये पता कर लेना कि ऐसी बीमारी होने वाली है और उसके हिसाब से अपने जीवन को उस अनुरूप ढाल लेना, सावधानी रखना, जिन भी चीजों की जरूरत है विटामिन मिनरल्स वो सब समय पे लेते रहना, यही रोग से लड़ने का सही तरीका है। यही तरीका जो है कि काम करता है। आयुर्वेद ज्योतिष इस प्रकार की जितनी भी पराविद्या है, पराविद्या माने जो परलोक में भी काम आए, एक बार जिसको सीख ले वो परलोक में भी काम आए। ज्योतिष मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है, जिसको ज्योतिष आती है वो इस जीवन में अच्छे काम करेगा। अच्छे काम करेगा तो उसको अच्छा जो है कि स्वर्ग इत्यादि मिलेगा, देवता का सानिध्य मिलेगा, तो परलोक में भी काम आएगा। अतः पराविद्या, पराविद्या का ये पर्पज है, पराविद्या का ये मकसद है कि व्यक्ति चीज को होने के पहले ही रोकथाम कर सके। ज्योतिष ऋषियों की दिव्य दृष्टि है। दृष्टि से क्या मतलब, दृष्टि दृष्टि से कुछ क्या ठीक होती है, दृष्टि से आप पहले देख करके खुद को बचा सकते हो, ठीक नहीं कर सकते। कोई बीमारी हो जाएगी तो दृष्टि से देख के ठीक थोड़ा ही करेंगे, लेकिन बीमारी होने वाली है भविष्य में, अगर इसकी दृष्टि अभी से आ जाए तो ध्यान रखा जा सकता है। उपचार के लिए पहले से ही चीजें की जा सकती हैं। यही ज्योतिष का पर्पज है, यही ज्योतिष से हमको करना है। तो दूसरे छठे 10वें भाव में जो भी ग्रह बैठे होंगे उनसे जुड़ी हुई बीमारी होने की भी बहुत आशंका है, अतः सावधान रहें। जैसे कि चंद्रमा बैठा हो तो चंद्रमा रक्त का कारक है, रक्त से जुड़ी हुई बीमारियां हो सकती हैं, बीपी शीपी कंट्रोल रखें। सूर्य बैठा हो तो सूर्य किस चीज का कारक है, अगर सूर्य बैठा हो तो सूर्य जो है कि अपना, तो सूर्य हड्डी का कारक है, हड्डी का ध्यान रखें। चंद्रमा जो है कि हड्डियों के बीच में बोन मैरो होती है, जिसको हम कहते हैं कि खाना बनता है, खाने से रस बनता है, रस से वीर्य बनता है। इन सब चीजों का मंगल कारक है, इन चीजों का ध्यान रखें। बुध त्वचा का कारक है, बुध हो तो त्वचा का ध्यान रखें। गुरु वसा का कारक है, गुरु हो तो वसा का ध्यान रखें। ठीक है ना। शुक्र जो है कि शुक्र शरीर में जो विटामिन मिनरल ये सब होता है, इन सब चीजों का कारक है। वैसे शुक्र को वीर्य का कारक कहा गया है, लेकिन वीर्य से आज सच कुछ खास बीमारी नहीं होती है, लेकिन वीर्य शरीर का रसायन है तो शरीर के रसायनों का ध्यान रखना चाहिए शुक्र से। शनि जो है कि शनि मसल का कारक है, तो मांस जो है उसका ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बुध गुरु वसा का कारक है, वसा मतलब फैट चर्बी, और शनि जो है वो मसल का कारक है। मसल मतलब मसल तो जरूरी है, वसा एक्स्ट्रा होती है, तो मसल का कारक है। उसके अलावा नर्वस सिस्टम का भी कारक है। तो जो ग्रह 6 7 सॉरी 2 6 10 भावों में बैठे हों उससे जुड़ी हुई बीमारी होने की बहुत गंभीर आशंका व्यक्ति को रहती है, पहले से ही ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें ग्रहों के मुख्य कारण तो आपको मैंने बता दिए। अब इसमें मान लें कि मंगल के साथ सूर्य बैठा है, तो सूर्य हड्डी का कारक हो गया, मंगल जो है कि लड़ाई झगड़े मारपीट भाग दौड़ का कारक हो गया। तो शारीरिक कोई चीज करते हुए हड्डी में चोट लग जाए, ये सूर्य मंगल दर्शाएगा। मंगल वैसे ये जो बॉडी के जो प्रोसेस हैं, जैसा कि मैंने बोला कि खाना खाएंगे उससे खून बनेगा, खून से वीर्य बनेगा, इस प्रोसेस का कारक है ना। बोन मेरो मज्जा का कारक जो है कि मंगल को बोला है। अब यह अगर सूर्य के साथ बैठ जाए
तो क्या होगा, सूर्य जो है कि बाइल का कारक है, पित्त का कारक है। तो अधिक पित्त होने की वजह से इस प्रोसेस में जो है कि गड़बड़ आएगी अगर सूर्य या मंगल साथ बैठे। तो सूर्य मंगल के साथ बैठने से दो चीजें, वसा की बढ़ोतरी के कारण शरीर खाना खाने के बाद खाने से जो जरूरी विटामिन मिनरल निकालता है और उसको खून इत्यादि अलग चीजों में कन्वर्ट करता है, उसमें प्रॉब्लम आएगी। पित्त की वजह से मज्जा से जुड़ी हुई समस्याएं होंगी और खेलते हुए, लड़ाई झगड़े में उछल कूद करते हुए आदमी अपनी हड्डियां तोड़ सकता है। सूर्य मंगल का योग होने से दूसरे, छठवें, 10वें भाव में ये फल हो सकता है। अतः इसके लिए पहले से ही सावधानी रखें। सूर्य और मंगल पित्त से जुड़ी हुई बीमारियां दर्शाते हैं। चंद्रमा और शुक्र कफ से जुड़ी हुई बीमारियां दर्शाते हैं। बुध और गुरु वात, पित्त और कफ तीनों से जुड़ी हुई बीमारियां दर्शाते हैं। गुरु तीनों से जुड़ी हुई बीमारियां करवा देता है। गुरु जो है कि तीनों के बीच में असंतुलन होने की वजह से बीमारियां हैं, ऐसा दर्शाएगा। शनि जो है कि वात से जुड़े हुए रोग दर्शाता है। इनसे जुड़े हुए क्या रोग होते हैं ये आपको ठीक ठाक पता ही होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं कि पित्त जो है, शरीर गर्मी से बहुत सारे काम करता है ना। शरीर खुद भी गर्म होता है, शरीर का एक खुद का भी टेम्परेचर होता है। इसके अलावा खाने को पचाना, खाने को तोड़ना, ये सारी चीजें गर्मी से जुड़े हुए जितने भी काम होते हैं, ये सारे के सारे काम पित्त करता है। कफ जो है वो जल से जुड़े हुए शरीर में जितने भी काम है, शरीर को ठंडा रखना, खून का बहना इत्यादि, ये सारे काम जल करता है। और वात जो है ये इन दोनों के अलावा जो भी तीसरे काम है, ये सारे काम वात करता है। तो इनसे जुड़ी हुई चीजों में जो है कि समस्या, प्रॉब्लम ये ग्रह लाते हैं। इसके अलावा ये ग्रह और भी चीजों के कारक होते हैं और भी छोटी मोटी बीमारियां दर्शाते हैं, जो कि आपको पता ही होगा। नहीं पता होगा तो अगली वीडियो में बता देंगे, किसी और वीडियो में बता देंगे। मुख्य तौर पर यह बात है कि दूसरे, छठे, 10वें भाव में जो ग्रह बैठे हों, उनसे जुड़ी हुई बीमारी हो सकती है। व्यक्ति को पहले से सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा दूसरा, छठवां, 10वां भाव, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, इस भाव में अगर ग्रह ठीक बैठा हो, बलशाली बैठा हो, अच्छा बैठा हो, तो उसकी दशा अंतरदशा में, क्योंकि अर्थ, अर्थ माने धन, अर्थ का हिंदी में मतलब होता है मीनिंग, संस्कृत में मतलब होता है धन। तो अब धन रहने से ही जीवन में मीनिंग आ पाता है, जीवन में मजा आ पाता है ना, हिंदी का अर्थ समझिए। तो दूसरे, छठे, 10वें भाव में जो ग्रह बैठा हो, बली बैठा हो, तो वो व्यक्ति को अर्थ देता है, धन का लाभ कराता है, बहुत अच्छा फल। कमजोर ग्रह बैठा हो तो उसकी दशा अंतरदशा में अर्थ की कमी होती है, धन की कमी होती है। और वो अर्थ और धन की कमी की वजह से जो भी समस्याएं होती हैं, जिम्मेदारी पूरी ना निभा पाना, घर के लोगों का जो है कि ठीक अवस्था में नहीं रहना, घर के लोगों का समस्या में रहना, है ना, समाज में जो है कि लोगों के ताने सुनने के लिए मजबूर होना, ये सारी चीजें जो है कि इस खराब या कमजोर ग्रह जो दूसरे, छठे, 10वें भाव में बैठा है, उसकी दशा अंतरदशा में हो सकता है। अतः इसको लेकर के जो है कि सावधानी रखी जानी चाहिए। ये तो हो गई दूसरी बात। अब इसके अलावा एक और बात को समझे, है ना, थोड़ा सा विस्तार में, थोड़ा सा गहरे गहन भीतर जाकर के बात समझे। दूसरे, छठे, 10वें भाव का स्वामी अगर एक दूसरे भाव में बैठा हुआ हो तो क्या होगा, एक चीज समझते हैं। दूसरा भाव धन का है, 10वां भाव मान सम्मान का, ये दोनों भाव तो अच्छे। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव, भाव को हम खराब मानते हैं, लेकिन छठा भाव उपचय भाव भी है। तो छठे भाव में अगर पापह ग्रह बैठा हो, तो उपचय मतलब समय के साथ बढ़ने वाला। छठे भाव में पापग्रह बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति समय के साथ बढ़ने वाला होता है। मतलब अब होता है ना, आपने नौकरी करनी शुरू की, जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, एक्सपीरियंस बढ़ता गया, नौकरी में सैलरी, इनकम भी बढ़ती गई। होता है, सबके साथ नहीं होता, लेकिन ज्यादातर होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपके छठे भाव में पापक ग्रह होते हैं। तो जब छठे भाव में पापक ग्रह बैठे हों तो समय के साथ अनुचित अनुकूल जिंदगी में जो वृद्धि और बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो वृद्धि बढ़ोतरी होती है। इससे आपको मजा आता है। तो ध्यान रखें कि छठा भाव उपचय भाव भी है। तो ये तो इसकी खासियत बात हो गई। दूसरी एक और मजे की बात मैं आपको बताता हूं, इसमें शुभ ग्रह अगर आ जाए तो शुभ ग्रह खुद ही बढ़ोतरी देता है। लेकिन छठा भाव भी उपचय कारक है, लेकिन शुभ ग्रह के छठे भाव में रहने से चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि समस्याकारी हो जाती है। तो जहां पाप ग्रह छठे भाव में बैठा हुआ समय के साथ आने वाला अनुकूल ग्रोथ देता है ना, जैसे कि जैसे समय गुजरता गया वैसे ही मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन का आगमन, ये सब बढ़ता गया।
वैसे ही शुभ ग्रह जो है कि चीजों को ऐसे चीजों को बढ़ाता है जो कि आप नहीं चाहते। समय के साथ जिम्मेदारी बढ़ती गई, समय के साथ खर्चे बढ़ते गए इत्यादि। तो ये फर्क की बात है थोड़ी सी कि छठा भाव उपचय का भाव है, समय के साथ बढ़ता तो है, लेकिन कैसा ग्रह छठे भाव में बैठा है इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात छठे भाव के स्वामी की। छठे भाव के स्वामी में भी कमोबेश वही गुण है। छठे भाव का स्वामी हो, अच्छा हो, बलशाली हो, तो समय के साथ आदमी बढ़ता है, बढ़ोतरी को प्राप्त करता है। कमजोर हो, पीड़ित हो, तो ये बढ़ोतरी समय के साथ या तो होती है तो नहीं होती। समय के साथ बढ़ोतरी नहीं होती, और अगर होती है तो ऐसी चीजों की बढ़ोतरी होती है जो कि व्यक्ति जिम्मेदारी समय के साथ बढ़ती जाती है, अच्छी चीजें समय के साथ नहीं बढ़ती। अब जरा सा एक बात समझते हैं, छठे भाव में अगर कोई ग्रह बैठा होगा तो वो ग्रह पीड़ित होगा जिस भाव का स्वामी होगा, और जिस चीज को दर्शाएगा अपने कारकत्व के द्वारा उस चीज के फल में हानि होगी। छठे भाव का स्वामी जहां जा करके बैठेगा उस भाव से भी हानि करेगा। तो दूसरे और 10वें भाव के स्वामी छठे भाव में अगर बैठे हो, या छठे भाव का स्वामी दूसरे या 10वें भाव में बैठा हो, तो बेशक एक ही त्रिकोण में है, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या उत्पन्न करते ही हैं। लेकिन छठे भाव की खासियत यह है, छठे भाव का उपचय होना। तो छठा भाव जब कोई समस्या करता है तो आजीवन समस्या नहीं करता है ना। 40-50 साल की उम्र तक वो समस्या रहती है, बाद में वो फल बड़ा बढ़िया हो जाता है। ये एक मूलभूत बात है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दूसरे भाव का स्वामी 10वें घर में बैठा हो, 10वें भाव का स्वामी दूसरे घर में बैठा हो, तो बड़ा अच्छा योग है ना। दूसरे भाव का स्वामी 10वें घर में होने से, या 10वें घर का स्वामी दूसरे भाव में होने से व्यक्ति को अपने काम काज में पद प्रतिष्ठा बहुत ऊंची प्राप्त होती है। प्रोफेशनल पावर कहते हैं ना, कितने लोग आपके नीचे काम करते हैं, कितने लोग आपके कहने पर कुछ भी करने को तैयार हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बहुत ज्यादा होता है दूसरे घर का स्वामी दूसरे घर का स्वामी 10वें घर में, 10वें घर का स्वामी दूसरे घर में हो तो ये तो बड़ी विशेषता है कि व्यक्ति प्रभुता संपन्न तो होता है। केवल दूसरे और 10वें भाव के संबंध होने में, छठा भाव इसमें ना ही जुड़े तो ही अच्छा। दूसरी बात इसमें यह है कि छठे भाव को बोला है जी अपीड़क स्थान। ये जो उपचय भाव है इनको बोला है पीड़ा ना करने वाले भाव। अन्य भाव जो है वो भाव करते हैं पीड़ा। कैसी पीड़ा? पीड़ा ऐसी कि अगर बाकी भाव में पाप ग्रह बैठा हो तो वो पाप ग्रह, क्योंकि वो पाप ग्रह है, वो उस भाव से जुड़ी हुई चीजों में पीड़ा करवाए। लेकिन अगर छठे भाव में, क्योंकि छठा भाव उपचय है, वहां पर पाप ग्रह बैठा हो तो उससे जुड़े मामले में पीड़ा नहीं करवाए। इसको अन्य प्रकार से भी समझे। अभी हम सिर्फ छठे भाव पे फोकस करते हैं, सारे उपचय भाव पे कभी बाद में फोकस करेंगे। पीड़ा का मुख्य मतलब तो क्योंकि पाप ग्रह पाप कर्म दर्शाता है, और ज्यादातर ये दिखाएगा कि भाई लोग जो हैं वो आपका साथ नहीं देंगे, या विविध प्रकार से पीड़ा होगी, शारीरिक पीड़ा होगी, मानसिक पीड़ा होगी, क्लेश होगा। किसी भी भाव में पाप ग्रह होकर के ये दर्शाते हैं, छठे भाव में होकर के नहीं दर्शाते। ये तो मुख्य बात हो गई। लेकिन दूसरी चीज ये है कि जब छठे भाव का स्वामी कमजोर होता है, पीड़ित होता है, तो वो आपके जीवन में पीड़ा भी बढ़ाता है। ये कैसी पीड़ा होती है? ये ऐसी पीड़ा होती है कि आपने जिससे बहुत प्यार किया, जिसपे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वो व्यक्ति समय आने पर आपके साथ बुरा व्यवहार करे, मन को कचोटता है ना। ये कचोटता है मन। इस प्रकार की पीड़ा होती है अगर छठे भाव का स्वामी खराब हो, कमजोर हो। वहीं दूसरे हाथ पे अगर छठे भाव का स्वामी अच्छा है, ताकतवर है, तो ऐसी पीड़ा जीवन में कभी नहीं होती। व्यक्ति बेशक दूसरे का मान सम्मान ना करे, दूसरे को भरपूर इग्नोर करे, नजरअंदाज करे, लेकिन दूसरे लोग उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, जिसके उसको कभी पीड़ा का एहसास, दिल टूटने का, अपनों से धोखा खाने का, ऐसी पीड़ा का एहसास उसको कभी नहीं। तो ये बड़े छठे भाव के बारे में विशेष बात है जो कि मैंने महसूस की है, तो इसको भी थोड़ा सा समझना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि छठे भाव के बारे में लोगों को यह लगता है कि छठा भाव नौकर का भाव है। बिल्कुल नौकर का भाव है। छठे भाव का स्वामी बलशाली हो, छठे भाव में बलशाली ग्रह बैठे हो, तो आपके पास बड़े नौकर चाकर होते हैं, और अर्थ त्रिकोण में ये बात बड़ी सटीक बैठती है कि आप पैसे वाले हैं, आपके पास बड़े सारे नौकर चाकर हैं। बहुत अच्छी बात। छठे भाव में कमजोर ग्रह बैठा हो, षष्ठेश, छठे भाव का स्वामी बड़ा कमजोर हो जाए, तो उस मामले में आपको नौकर की तरह दूसरे की नौकरी करके, दूसरे के आदेशों का पालन करके पैसा कमाना पड़ता है। ऐसे ही आपका जीवन चलता है। सिक्के के दो पहलू, है ना। तो इन दोनों ही प्रकार से जो है कि छठे भाव को देखा जाना चाहिए। अब जहां पर ये बात आ गई, यहां पर एक और चीज थोड़ा सा हम समझ लें।
ये जो मैंने बात की कि आपको नौकर बन के रहना पड़ता है, इसका एक खास नाम है, इसको कहते हैं प्रेष्य योग। प्रेष्य माने नौकर। तो आपको धन योग पता होगा, धन देता है। राजयोग पता होगा, राज देता है। अच्छे योग तो आपको पता है। बुरे योग, बुरे योग आपको नहीं पता। तीन योग होते हैं। दैन्य योग, दैन्य मतलब दयनीय स्थिति जीने वाला। खल योग, खल माने बुरा। प्रेष्य योग, प्रेष्य माने नौकर। तो खल माने बुरा, बुरा व्यक्ति कब होता है? तृतीय भाव बनाता है आपको बुरा, खल। वो आता है ना सत्यनारायण कथा में, मैं मूर्ख खल कामी। तो खल मतलब बुरी बुद्धि वाला, बुरी सोच वाला। तृतीय भाव को मैं लेता हूं सबकॉन्शियस माइंड, तृतीय भाव से व्यक्ति बनता है खल। ठीक है। इसके बाद है प्रेष्य योग। प्रेष्य माने नौकर, छठे भाव से बनता है प्रेष्य। तो खल हो गया, प्रेष्य हो गया। और तीसरी बात है परान्नभुक, जो अपना जीवन जीने के लिए दूसरे पर ही निर्भर हो। परेश योग, सॉरी दैन्य योग, दयनीय स्थिति जीने वाला। अब इसमें एक बात थोड़ा सा समझे। ये जो खल योग है, खल योग वाला व्यक्ति बुरा व्यक्ति है, उसके जीवन में दुख रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। व्यक्ति बुरा है इसका क्या मतलब है ना? व्यक्ति बुरा हो सकता है, उसका स्वभाव बुरा है, उसका लोगों के साथ बर्ताव बुरा है, वो जीवन में दुख सहेगा, मान सम्मान नहीं प्राप्त करेगा, धन पैसा नहीं प्राप्त करेगा, ऐसा नहीं है, है ना? तो खल योग तो अलग बात है। उसके नीचे प्रेष्य योग है, जहां पर आपको किसी और का नौकर बन के रहना पड़े। ठीक है, दूसरे की नौकरी करके आपको जीवन यापन करना पड़े, चलो ठीक है। इसमें एक बात और समझने की है, कमोबेश आज के समय में हर आदमी नौकरी कर रहा है, लेकिन वो प्रेष्य नहीं है। क्योंकि आप अपने जीवन, नौकरी तो आप कर रहे हो, आपके पास पैसे आते हैं, अब उस पैसे के लिए से आप कुछ भी करने के लिए फ्री हो, ये असली नौकरी नहीं होती। जब तक आप चीज करने के लिए स्वतंत्र हो, वो नौकरी नहीं है। प्रेष योग का मतलब हुआ है कि आप किसी के, मतलब इस प्रकार के नौकर हो कि अगर वो कहे तभी आप खाना खा सकते हो, वो कहे तभी आप कुछ कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। आपकी मनमर्जी से आपके जीवन में कुछ चल नहीं रहा। ये होता है प्रेष योग। ठीक है। तो छठे भाव में बहुत कमजोर ग्रह बैठे हो, छठे भाव का स्वामी बहुत पीड़ित हो, तो आदमी प्रेष नौकर हो जाता है। और ऐसा होता है कि जीवन में जिम्मेदारियों से ऐसा घिरा होता है, या ऐसी अवस्था में होता है कि अपनी मनमर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकता। उसको दूसरे से परमिशन लेना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, परमिशन लेना पड़ता है। तो ऐसे मामले में फिर ये सब जो चीजें हो गई कि जेल हो गई, या कोई ताकतवर व्यक्ति ने आपके ऊपर अधिकार ग्रहण कर लिया और अब आप उससे पूछे बिना कुछ नहीं कर सकते, ये सब छठे भाव में कमजोर ग्रह के होने से, छठे भाव के स्वामी के कमजोर होने से, छठे भाव के पीड़ित होने से ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है। अब हो गई तीसरा अष्टम भाव की बात, जहां पर आप दयनीय स्थिति में जीते हो, दैन्य योग। दयनीय स्थिति खल से भी बुरी है, प्रेष्य से भी बुरी है। देखिए, प्रेष्य में आप नौकर हो, लेकिन आप नौकरी के लायक तो हो, कुछ काम करने लायक तो हो, कुछ तो आपके पास है। दैन्य योग में दयनीय स्थिति ऐसी होती है कि व्यक्ति काम भी करने के लायक नहीं होता, दूसरों पर ही निर्भर होता है, खुद कुछ भी नहीं कर सकता, अपने पति पत्नी बच्चों इत्यादि इन सब पे ही आश्रित रह जाता है। तो ये सबसे जो है कि खराब जाकर के स्थिति हो जाती है। अब यहां पर अर्थ त्रिकोण की बात में मैंने इस मुद्दे को छेड़ा क्यों? इसलिए छेड़ा है क्योंकि तृतीय भाव का जो खल योग है, जहां पर आदमी खल बुद्धि वाला होता है, ये सेपरेट बात है ना। खल बुद्धि उसकी होती है, किस मामले में खल होता है वो तृतीय भाव तृतीय से देख लेंगे, काम त्रिकोण में इसके बारे में और बात करेंगे। ये जो प्रेष योग है, आदमी किसी का नौकर होता है, ये प्रेष योग बनता ही तभी है जब छठे भाव का स्वामी दूसरे या दसवें भाव को संबंध रखता हो। अब क्योंकि ये एक ही त्रिकोण में है और आपस में संबंध तो इनका नेचुरली होता ही होता है, तो छठे भाव का स्वामी दूसरे या दसवें भाव से संबंध रखे तो प्रेष योग हो जाता है। ऐसे मामले में या तो आदमी नौकर ही होता है, नहीं तो जिंदगी में कुछ ऐसे काम कर लेता है कि ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था में आ जाता है कि जहां पर वो दूसरे से पूछे बिना, दूसरे से परमिशन लिए बिना अपना जीवन जीने को स्वतंत्र नहीं होता। ये सारे फल होते कब हैं? ये सारे फल होते हैं ग्रह की दशांतर दशा में। अतः ऐसे ग्रह की दशांतर दशा आने वाली हो तो पहले से ही ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसे काम ना करें कि हम ऐसी अवस्था में जाएं, कोई पेपर वेपर साइन करने के पहले, कोई अनुबंध वगैरह बनाने के पहले, अनुबंध माने एग्रीमेंट,
अनुबंध वगैरह बनाने के पहले बहुत ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा बहुत प्रॉब्लम कर सकता है, बहुत प्रॉब्लम का कारक ये जाकर के हो जाता है। ठीक है जी। तो इस दूसरी बात को भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने धर्म त्रिकोण को देखा, तो मैंने कहा 1 5 9 भाव धर्म त्रिकोण बनाते हैं। ठीक है। अगर अर्थ त्रिकोण की बात करें तो 2 6 10 भाव अर्थ त्रिकोण बनाते हैं। अब 2 6 10 भाव अर्थ त्रिकोण बनाते हैं कि 10 2 6 भाव अर्थ त्रिकोण बनाते हैं? 2 6 10 भाव अर्थ त्रिकोण बनाते हैं। अब भावों में संज्ञा है, कंटक केंद्र चतुष्टय संज्ञा। 1 4 7 10 भाव कंटक केंद्र चतुष्टय। इनके अगले भाव 2 5 8 11 पणभर। इसके अगले भाव 3 6 9 12 आपोक्लिम। केंद्र होता है सहयोग, केंद्र है बेसिक सपोर्ट सिस्टम। वो चीजें जो कि आपको किस्मत देती है, जो कि हर आदमी के पास कमोबेश रहती ही रहती है। लग्न में शरीर, सप्तम में पत्नी, चतुर्थ में घर, दशम में काम। बाय डिफॉल्ट हर आदमी को ये चीज होती होती है। हर आदमी का शरीर होता है, एक घर होता है, एक पत्नी होती है, एक काम होता है। अब व्यक्ति उसको ना करे, ये तो अलग बात है। पत्नी सबकी नहीं होती, ये बात आप कह सकते हो। सप्तम भाव सहयोगी है, तो दरअसल सबके पास सहयोगी होता है ना। अब अगला भाव जो है केंद्र से, वो केंद्र को बढ़ाता है। पणभर। पनफर जो है वो केंद्र को बढ़ाता है। तो लग्न में आप होते हो और द्वितीय भाव में आपका परिवार होता है ना? तो आप और आपका परिवार, आप बढ़ोगे, शादी करोगे, बच्चा पैदा करोगे, तो बढ़ेगा ना, परिवार बढ़ेगा। चतुर्थ भाव में घर और उसके आगे बच्चे। आप होते हो, आप घर, आपका घर होता है, घर में आप शादी करते हो, बच्चे आते हैं। सप्तम भाव में पत्नी, और अष्टम भाव में से दुर्भाग्य का भाव है। जब पीड़ित हो तब, पीड़ित नहीं होगा तो दुर्भाग्य नहीं होगा। तो अच्छी पत्नी का यही काम है, वो आपको दुर्भाग्य से बचा लेती है। और दसम भाव नौकरी का भाव, काम का भाव, कर्म का भाव। और कर्म करने से क्या होता है? लाभ होता है, पैसे का लाभ होता है, मान सम्मान का लाभ होता है। तो दशम भाव को एकादश भाव बढ़ा देता है। अगले में आपोक्लिम में वो भाव ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है। तो लग्न लग्न को बढ़ाता है द्वितीय भाव, और द्वितीय भाव लग्न और द्वितीय भाव दोनों को खत्म करता है तीसरा। तो तीसरा भाव हो गई चिंता। वो चिंता शरीर को भी खत्म करती है। और तृतीय भाव हो गया असहज महसूस होने की, अनकंफर्टेबल महसूस होने की प्रवृत्ति। वो जो है कि धन और सुख का भी नुकसान करती है। छठा भाव हो गया रोग ऋण शत्रु। सो रोग ऋण शत्रु घर का सुख भी बर्बाद करता है, संतान का सुख भी बर्बाद करता है। नवम भाव जो हो गया धर्म। अब नवम भाव, 7वें और 8वें भाव में जो बढ़ोतरी आ रही है, उसमें नवम भाव थोड़ा सा जो है कि बट्टा लगाता, कंट्रोल करना चाहता है सप्तम और अष्टम भाव। तो जैसे पत्नी के साथ आदमी काम की पूर्ति करता है, इच्छा की पूर्ति करता है, लेकिन वहां पर धर्म आलम्बन लगाता है कि बहुत ज्यादा ना करे, कंट्रोल में रह के करे, नियम में रह के करे, है ना। अष्टम भाव पत्नी का घर परिवार है, तो आदमी पत्नी के घर परिवार के साथ समय बिताता है, उनके साथ अच्छा महसूस करता है, जो कुछ भी करता है उस पर नवम भाव आलम्बन लगाता है कि धर्म के अनुरूप ही आचरण करे, धर्म से अधिक बढ़ के आचरण ना करे। दसम भाव में मान सम्मान होता है, एकादश भाव में लाभ होता है, द्वादश भाव में खर्च हो जाता है। तो सर्कल जो है कि वो बना रहता है। अब अगर हम धर्म त्रिकोण को देखें, तो केंद्र पणभर आपोक्लिम ऐसे ही धर्म त्रिकोण चलता है, लेकिन अर्थ त्रिकोण जो है वो चलता है पणभर आपोक्लिम केंद्र। दूसरा भाव पणभर, छठा भाव आपोक्लिम, 10वां भाव केंद्र। तो जब अर्थ त्रिकोण कुंडली में सबसे बलशाली हो, तो स्थिति क्या होती है मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको पहले कहा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों त्रिकोणों में देखें कि सबसे ज्यादा कौन सा त्रिकोण बलशाली है, सबसे ज्यादा ग्रह किस त्रिकोण में बैठे हैं। अगर बराबर ग्रह बैठ गए तो, दो त्रिकोण में तीन तीन ग्रह बैठ गए तो उस, या तीन त्रिकोण में तीन 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 ग्रह बैठ गए तो बराबर भी तो बैठ सकता है ना। उस मामले में आप देखेंगे किस त्रिकोण में सबसे बलशाली ग्रह। अब जो ये धर्म त्रिकोण में हो, सबसे ज्यादा ग्रह अगर धर्म त्रिकोण में होंगे, तो धर्म क्योंकि केंद्र पणभर आपोक्लिम है, तो व्यक्ति को कुछ चीजें तो जन्मजात मिलेंगी, केंद्र। उसके बाद पणभर अपनी मेहनत से चीजें आगे बढ़ाएगा, और आपोक्लिम अंत में जो है कि वो चीजें खत्म होंगी, बुढ़ापे तक जाते हुए खत्म होंगी।
वहीं अगर काम त्रिकोण में काम त्रिकोण कह रहा हूं, अर्थ त्रिकोण में बहुत ज्यादा ग्रह हो, तो अर्थ त्रिकोण शुरू पणफर से होता है, फिर अपोक्लिम में जाता है, फिर जाता है केंद्र में। तो अर्थ त्रिकोण के बली होने से क्या होता है कि व्यक्ति का जन्म जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है कि धनाढ्य परिवार में, उच्च परिवार में, अच्छे परिवार में, क्योंकि केंद्र की बढ़ोतरी पणफर में हो गई, तो बहुत हाइटेड इलेटेड लेवल पे व्यक्ति का जन्म होता है। उसके बाद आ जाता है अपोक्लिम। तो मिडल में, बीच में, मध्य व्यय में व्यक्ति बहुत चीजें खोता है। अंत में आता है केंद्र, तो बुढ़ापे में या अंत में मेहनत करके वापस चीजों को हासिल करता है। विचित्र कहानी है ये अर्थ त्रिकोण की। तो सबसे ज्यादा ग्रह अगर अर्थ त्रिकोण में बैठे होंगे तो ये समझें कि आदमी को बहुत बड़े उच्च घराने में जन्म हुआ, बहुत अच्छा घर परिवार मिला, लेकिन जवानी में अपने फैसलों की वजह से जिंदगी में कुछ बुरे फल इसको हुए, और हमेशा नहीं होंगे, बाद में ठीक हो जाएंगे। तो अंत में अपने अंत समय की ओर आकर के बुढ़ापे में आते हुए अधेड़ उम्र पार करने के बाद जीवन फिर से अच्छी होगी, हल्का हल्का करके सपोर्ट सिस्टम सहयोग बनेगा, जीवन अच्छा होगा। दशा अंतर दशा में भी यही वाली बात करनी है। अभी आगे हम और पढ़ेंगे, जब आप मुझको और सुन लेंगे तो आपको मैं ये बात बताऊंगा कि मेरा ये मानना है कि ज्योतिष में केवल दशा अंतर दशा ही होती है, क्योंकि ऋषियों ने केवल दशा अंतर दशा की बात की है। ये प्रतंत्र दशा, प्राण दशा, देह दशा, सूक्ष्म दशा, ये सब आजकल के ज्योतिषियों के बहाने हैं। एक ऋषि ने फॉर्मूला दे दिया कैसे कैलकुलेट करना है, तो आप जहां मर्जी तहां कैलकुलेट करते जा रहे हो, ये तो अलग बात है, लेकिन सिर्फ महादशा अंतरदशा ही ऋषियों के हिसाब से मेरी समझ में आता है कि सिर्फ महादशा अंतरदशा ही दिखनी चाहिए। अंतरदशा का आप कुछ भी, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, बेकार बात है। अब अगर ऐसा है तो महादशा अंतरदशा, अंतरदशा तो बहुत बड़ी होती है, फल कैसे देखेंगे? या महादशा में ही फल देखने के क्या प्रकार है? तो बड़े सारे ऐसे नियम हैं ज्योतिष के, मूलभूत नियम, जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों को पता नहीं है। ऐसे बड़े सारे नियम है, और ये नियम ऐसे चमत्कारी हैं, ऐसे चमत्कारी हैं कि मत पूछो। तो बहुत चमत्कारी हैं, जिस भी बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ वो तो नियम की तारीफ करते नहीं था। खैर, तो अब मानिए कि कोई ग्रह अर्थ त्रिकोण में बैठा है, 2, 6, 10 भाव में बैठा है, अभी मैंने आपको स्थिति बताई, वो स्थिति उस पूरी दशा में होती है। मानिए कि दूसरे, छठे या 10वें भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा है, तो दशा की शुरुआत में दशा को 3 हिस्से में काट लीजिए। शुरुआत में ही व्यक्ति बहुत ज्यादा संपन्नता हासिल करेगा, बहुत उसको मजा आएगा, बहुत उसको आनंद हो जाएगा। दशा के मध्य में आते आते वो जितनी भी संपन्नता है, जो कुछ भी अच्छा फल उसको मिला है, वो लूज करने लगेगा, बर्बाद करने लगेगा, चीजें एक एक करके जाने लगेंगी, बुरा फल होने लगेगा, उसको बहुत बुरा लगेगा। और दशा के अंत में तीसरे फेज में आते हुए दशा को 3 हिस्सों में बांटेंगे, तो आखिरी वय में आते आते आदमी फिर से मेहनत करके सारी चीजें हासिल कर लेगा। दशा की शुरुआत जितना तो हासिल नहीं कर पाएगा, लेकिन अच्छा खासा हासिल कर लेगा, और सुखी शांति सम्मानजनक जीवन की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 तरीके से इसको जो है कि काट करके दशा अंतरदशा का भी फलादेश जो है कि किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से अब अर्थ त्रिकोण को देखने के और भी जो है कि बहुत सारे नियम जो है कि वो बताए जा सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इतने से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इसको देखना है और क्या क्या फल ये करता है। क्योंकि ज्योतिष बड़ा विस्तृत विषय है। शास्त्र कहता है कि ज्योतिष में है 5 लाख श्लोक। 5 लाख श्लोक एक वीडियो में तो नहीं पढ़ाया जा सकता, तो टीचर होने के नाते मेरी ये प्रयास रहता है कि कम शब्दों में जो है कि मूलभूत सारभूत बात जो है कि समझा दी जाए। सो मैंने यहाँ पर समझा दिया, इस वीडियो में 5-7 नियम मैंने आपको बता दिए हैं। इसको आप ठीक से लिख लें, नोट कर लें, कुंडली में लगाएं, कुंडली में घटित करके देखें, और इससे अगर आप कुंडली का अच्छा फल आदेश कर पाएंगे, होने वाले भविष्य में फल का अच्छा अंदाजा लगा पाएंगे, तो बड़ा ही बढ़िया होगा। आज के लिए बस इतना ही।